नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, ये कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने कैसा बजट पेश कर दिया है कि बीजेपी कह रही है ये हलाल बजट है। देखिए, बीजेपी कहे या न कहे, लेकिन जो इनकी करतूत है, सही शब्द है करतूत ही, जो इनकी करतूत है वो इसी तरह की है। मतलब इन्होंने अ, ये तो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं ना अभी। जब इनकी सरकार है और सरकार बने भी 2 ढाई साल हो गया है। जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो इनके प्रोमिसेस क्या क्या थे? इनके प्रोमिसेस थे ये रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम्स को 4%। इनके प्रोमिसेस थे कि ये बजरंग दल को बैन कर देंगे। इनके प्रोमिसेस इसी तरह के थे। मतलब आप गिनाते जाएगा, लंबी फेहरिस्त है। तो ये अपीजमेंट के नाम पर आए हैं, अपीजमेंट के नाम पर ही वो कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं। आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है वो अपीजमेंट की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट को हिंदू इंटरेस्ट के ऊपर। इसीलिए वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बावजूद इसके कि डीके शिव कुमार सारा संगठन का काम देखते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। सारे जो कांग्रेस की फंडिंग है, चाहे कर्नाटक की हो चाहे दूसरे देश में हो, उनको इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है। और वो लगातार इस बात का दबाव भी केंद्र सरकार पर बना कर रखते हैं, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो कुंभ भी चले आते हैं, वो जो सदगुरु के आश्रम में भी शिवरात्रि पर चले जाते हैं। वो अनअपोलोजेटिक है अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के, उनके बारे में जो बोला जाता है। तो आप इसको समझ लीजिए कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में भी है, अगर वो अपने हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के अनअपोलोजेटिक है, शर्मिंदा नहीं महसूस होता है, तो उसको भी साइड पर रखेंगे और मुस्लिम अपीजमेंट तो करेंगे ही। और ये जो आज घोषणाएं हुई हैं वो तो बेहद शर्मनाक हैं, खतरनाक हैं। और जिस तरह की चीजों को कांग्रेस की सरकार वहां बढ़ावा देती है, वो निश्चित तौर पर न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में भी, और वहां के जो लोकल हिंदू रेसिडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। और ये अपीजमेंट और ये ब्लैकमेलिंग, कम्युनिटी का अपीजमेंट कांग्रेस का और ब्लैकमेलिंग, ये यही करते हैं। जो कम्युनिटी उधर की है वो यही ब्लैकमेल करती है कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। इसलिए कि एक और बात मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि जैसे ही सरकार बनी थी, जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने ये दावा किया था कि अब हमारे सपोर्ट से आपकी सरकार बन गई है, हमको उप मुख्यमंत्री दीजिए। नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। Now it's time to pay back for the Congress to give us a Muslim deputy chief minister। तो इस तरह की मांगे करते हैं और उन पर उनको कंसीड करती है। और ये जो आज जो बजट में जो जो सूची आई है, जिसमें चाहे 4% रिजर्वेशन की बात हो, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने की बात हो, वक्फ के लिए है जो वक्फ के लिए अलग बजट देने की बात है। अभी वक्फ का मामला अदालत में, पार्लियामेंट में, संसद में लंबित है। और उस पर ये प्रदेश की सरकारें निर्णय कर रही हैं कि उनको बजट एक्स्ट्रा दे रही हैं। तो ये सारी चीजें घूम फिर करके वही है जो पुरानी राजनीति है, पुरानी बातें ये लोग करते रहे हैं। और कांग्रेस का तो इतिहास अपीजमेंट का रहा है। मैं इसको 1947 से नहीं मानता हूं कि 1947 के बाद से या 1947 के बाद जब सरकारें बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की, तब से अपीजमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस में अपीजमेंट पहले दिन से हो रहा है, जिस दिन से कांग्रेस बना है। उनका तीसरा प्रेसिडेंट जब बदरुद्दीन तैयब जी बना था, तब भी वो अपीजमेंट के कारण बना था। मुसलमान जो प्रतिनिधि होते थे उनको ये किराया देते थे अटेंड करने के लिए कांग्रेस का। और ये स्थापना के दूसरे तीसरे जो सेशंस हुए हैं उस समय से शुरू हो गया था। तो अपीजमेंट का इनका इतिहास है और वो कभी विस्तृत दूसरे विषय पर चर्चा होगी, लेकिन इनका इतिहास बहुत पुराना है अपीजमेंट का। जी अंजू जी। लेकिन सर, आप ये सोचिए कि जब ये सरकार बनी थी, इसी तरह के वादों के साथ बनी थी। आपने ठीक याद दिलाया, वो एसडीएफआई जो थे उनके समर्थन से इन्होंने चुनाव जीता था।
और तब जो वादे किए थे कि डिप्टी, तब तो मांगे उठने लगी थी कि हमारे समर्थन से आपने इतनी सारी सीटें जीती है, मुस्लिम पक्ष ने कहा। लेकिन इन्होंने सारे वादे तो पूरे नहीं किए। इन्होंने तो अपने एमएलएस के जो फंड होते वो रोक दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। कितना पिछले साल के बजट में भी कितना राजकोषीय घाटा था। इस बार के बजट में भी कहा जा रहा है कि 19,262 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। सर, घाटे में चल रहा है कर्नाटक की सरकार, और उसके बाद इतने सारे पैसे जो है 1,000 करोड़ जो है वो सिर्फ मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। आप देखो, वो जो मस्जिदों के इमाम है उनकी तनख्वाह 6-6 हजार रुपए बढ़ा दी गई है। मतलब क्या है ये, इतनी अंधेरगर्दी मची हुई इस देश में सर की एक राज्य सरकार ये सब नौटंकी कर रही है। देखिए, आप अगर इनका पिछले 2.5 साल का कार्यकाल देखिए तो इन्होंने किया क्या। इन्होंने जो SC ST के फंड से पैसा निकाला, चूंकि सरकार के पास पैसा नहीं था, इन्होंने पावर टैरिफ 3 बार या 4 बार, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, 3 या 4 बार अब तक पावर टैरिफ बढ़ाया है कांग्रेस की सरकार ने। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फेयर बढ़ाया है। ये इसी तरह के एक के बाद एक चीजें। सबसे ज्यादा हो हल्ला तो तब हुआ था जब इन्होंने SC ST के जो फंड था, उनके लिए जो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो फंड एलोकेट हुआ था, उसमें से पैसा निकाला था। इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था। तो ये अपीजमेंट के नाम पर किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और उसी का नतीजा है कि अपीजमेंट के कारण ये सारा कुछ कर रहे हैं, और करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि इनको मालूम है कि जो SC ST वो हैं वोटर्स या OBC वोटर्स हैं, उनको लुभाने का बहुत आसान सा तरीका इनके पास है कि ब्राह्मणों को मतलब ब्राह्मण मत कहिए, अपर कास्ट कहिए, अपर कास्ट के लोगों को गाली देना शुरू कर दीजिए, उनको ऑप्रेसर बताना शुरू कर दीजिए, उनको शोषक बताना शुरू कर दीजिए। सारा का सारा बाकी समुदाय आपके साथ लामबंद हो जाएगा। ये जानते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली कांग्रेस इस्तेमाल करती रही है। हालांकि पिछले 2-3 चुनाव में उसमें सफलता नहीं आई। राहुल गांधी लगातार कास्ट इनमरेशन की बात कर रहे हैं और वो पूरी तरह से औंधे मुंह गिर रहा है। लेकिन इनके पास फिर भी एक बड़ा सेक्शन है, मतलब वो पूरा का पूरा न इधर जाता है न उधर जाता है, लेकिन एक बड़ा सेक्शन है जो आप अगर अपर कास्ट को गाली दीजिएगा या इस तरह की बातें करिएगा तो वो कांग्रेस के साथ लामबंद होता है, या मैं ये कहूँ कि तथाकथित जो सेक्युलर आउटफिट्स हैं उनके साथ लामबंद होता है। तो अब ये जो आप बात कह रही हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस तरह की सरकारें, चाहे वो आप कर्नाटक की बात कर लें, आप चाहे वो तमिलनाडु की बात कर लें, हिमाचल की बात, जी हिमाचल की बात कर लें। हिमाचल ने तो अभी एक बड़ा कमाल दिखाया था। वहां के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी कि जो मंदिर जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अपने पैसे डोनेट करे और हम उसका इस्तेमाल गरीबों के उसके लिए करेंगे। मतलब अगर आप सेक्युलर सरकार हैं, अगर आप सबके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए था कि जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदरसे हैं, सबको पैसा देना चाहिए। अरे हिमाचल प्रदेश में हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिख वो नहीं करते हैं। सिख खूब जनता पर और उन पर उनके लंगर बहुत होते हैं, लेकिन वहां पर सिखों का बड़ा, मणिकरण साहब जो है बहुत बड़ा स्थल है। मैं खुद वहां होकर के आया हूँ। जी, मैं खुद वहां होकर के आया हूँ। वहां भगवान शंकर का वो है, पार्वती जी का वो के नाम पर वो मणिकरण करण स्थल है, मणिकरण जो है। तो लेकिन वहां गुरुद्वारा भी है बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें है ना। आप हिमाचल प्रदेश में एक से एक अच्छे मंदिर हैं, आप कह रहे हैं कि आप पैसा दीजिए तो हम उसको उसमें से आप पैसा लीजिएगा और उसके बाद आप उसको किसी मुस्लिम अनाथालय में दे दीजिएगा, किसी मदरसा बनाने के लिए दे दीजिएगा। मतलब ये कि हिंदू अपना पैसा आप श्रद्धा के उस पर दान करे और आप उसको चैरिटेबल इन वैसी जगहों पर दीजिए जो हिंदुओं के लिए ही मुश्किल खड़ी करे। उनको अभी शिमला की मस्जिद देखिए, उनके पास मस्जिद खड़ा करने के लिए पैसा है, लेकिन वेलफेयर के लिए पैसा नहीं दे, इसलिए कि वेलफेयर जो है वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा देंगे, उनसे वो आपसे नहीं पूछेंगे। और आप हिंदू, तो आप कर्नाटक में भी वैसा ही मामला है। कर्नाटक में भी इसी तरह का सारा मामला है। घूम फिर करके वो अपीजमेंट के लिए, चाहे जिस कम्युनिटी से, चाहे मंदिर से,
कर्नाटक में भी इस बात पर बहुत झगड़ा चल रहा है कि जो कर्नाटक के मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में हैं वो मुक्त किए जाएं, इसलिए कि साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं, ये अगर आप इन 4-5 स्टेट्स की बात कर लें, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु, केरल में तो 55-56% ही मुसलमान है, लेकिन गुरुवायूर से लेकर के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत रिच हैं। वैसा ही हाल तमिलनाडु का है, कर्नाटक में भी वैसा ही, आंध्रा में भी वैसा है, और ये सारे पैसे सरकार के पास जाते हैं। तो ये और सारे खर्च कहाँ होते हैं सबको मालूम है। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं ये अपीजमेंट के नाम पर और अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं, जो जिसका नुकसान न केवल मंदिरों को होता है, इसलिए कि मंदिर अपने तरह से डेवलपमेंट का, वेलफेयर का, एजुकेशन का और चैरिटी का काम करता रहता है। जी, तो जी, और ये जी सर, आपकी बात बीच में इसलिए काट रही कि मुझे याद आ रहा है कि अगर हम बजट में बात करें तो 50,000 रुपए मुसलमानों में शादियों के लिए दिए जाएंगे। वहां तो 4-4 शादियां होती है सर, हर शादी में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए, एक तो ये जो 50,000 शादियों में देने का मामला है, ये अपने आप में मतलब कितना ब्लाइंड फोल्डेड वो है निर्णय, जिसको बोलते हैं आंख बंद करके लिया गया निर्णय होता है। शादी में, हिंदुओं की शादी में पैसे खर्च होते हैं, वो इसलिए पैसे खर्च होते हैं कि हिंदुओं की शादी एक बड़ा रिचुअल होती है, जहां पर सप्तपदी होता है, उसके बाद उसके विटनेस जो होते हैं वो परिवार के, रिश्तेदार के, नातेदार लोग होते हैं, और उसके बाद वो उसी का हिस्सा होता है कि सबको भोजन का होता है, और स्त्री धन के नाम पर कुछ दिया जाता है बालिकाओं को शादी के समय में, जिसकी शादी हो रही है। तो ये जो शादी में मदद की जरूरत होती है, ये बेसिकली शुरू हुआ था हिंदुओं के हिसाब से, और ये काम सरकारें नहीं करती थी, ये हिंदू संगठन ही अपने गरीब बच्चियों के लिए करते थे कि इसको 50,000 दे दिया, उसको इतना दे दिया, तो उसकी मदद हो जाती थी। और पुराने जमाने में सेठ लोग करते थे, जो हिंदू सेठ होते थे वो करते थे। मुस्लिम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें जो होता है निकाह नामा होता है, वो एक पेज होता है जिसपे दोनों के निकाहनामा की शर्तें लिखी होती हैं, उसमें लिखा होता है कि आपको इतना मेहर देना है, और उसके बाद साइन हो जाता है। कोई फीस्ट का चक्कर नहीं होता है कि आपको इतने लोगों को खिलाना है, या आपको इतने लोगों को और विटनेस देना है, या आपके बाकी और कोई है। निकाहनामा में दो लोग गवाही होते हैं, उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये सुविधा उनको देने के लिए जो चीजें हिंदुओं के गरीब बच्चियों के लिए करनी चाहिए, जो ये काम दलित बच्चियों के लिए, ये काम एमबीसी बच्चियों के लिए, ये काम ओबीसी बच्चियों के लिए, या अपर कास्ट की उन परिवारों के लिए जिनके पास अपनी बच्चियों की शादी के लिए जरूरी चीजें खर्च करने के लिए नहीं है, उनको उपलब्ध कराना चाहिए। वो ना करा करके आप इन लोगों को वहां पैसे खर्च कर रहे हो जहां इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। आप चाहे 50,000 रुपए मुस्लिम मैरिज के लिए करें, चाहे वक्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 150 करोड़ दें, चाहे आप 50 लाख रुपए कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए दें, चाहे नए कॉलेज करें, चाहे 6,000 रुपए इनको इमाम को दें, ये नए इंस्टीट्यूट्स बनाने की आप बात कर रहे हो। और तो और मुस्लिम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इसमें मैं आपको एक बड़ा हास्यास्पद बात बताऊं, जो है मुस्लिम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ मुस्लिम्स के नाम पर हो रहा है। मुस्लिम लॉ के हिसाब से कोई भी लड़की बिना मेहरम के घर से बाहर ही नहीं निकल सकती है, और जो बच्ची पढ़ी लिखी है उसको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसका जवाब सिर्फ सर लूटपाट है। ये जो 50,000 रुपए शादी के नाम पर बांटे जा रहे हैं, ये भी लूटपाट है, पसंदीदा लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन ठेकेदार है, उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है सर? वो तो वैसे भी टेंडर पर होता है, जिसका काम अच्छा होता है उसको ठेका मिल जाता है। लेकिन रिजर्वेशन करके आप क्या करना चाहते हैं? मतलब आप वहां पर भी उनको जबरदस्ती घुसा रहे हैं, और आप इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि वो ठीक तरीके से, उनका इतिहास ऐसा है, रिकॉर्ड ऐसा है कि वो ठीक से काम करते हैं या नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बस उनको किसी ना किसी तरीके से
पैसे से फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स जो देने वाले हैं उनमें भी आपने रिजर्वेशन ठोक दिया। देखिए, जब जब आप का क्राइटेरिया ये होगा कि रिलीजन के आधार पर दिया जाएगा, तब आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे ना आप। ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो उसका डोमेन एक्सपर्टाइज हो। जब इस तरह की शर्त होगी कि वो केवल मुसलमान को ही दिया जाएगा, तो किसी को भी दे दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया देखा जाएगा ना कि वो मुसलमान है या नहीं है। ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि वो डोमेन एक्सपर्ट है, उसको उस काम का कितना अनुभव है, उसने काम किया है कि नहीं किया है। जब ये नहीं होगा तो फिर उसके जो परिणाम है, जो आप जिस परिणाम की आप बात कर रहे हैं कि काम कॉम्प्रोमाइज होगा, अपने लोगों को दिया जाएगा, और उससे न केवल बाकी और लोग जो डिजर्विंग हैं वो प्रभावित होंगे, बल्कि जो काम है, जो काम होना है वो भी प्रभावित होगा, वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, वो खराब क्वालिटी का आएगा। और इस बात की निश्चिंतता भी होगी कि मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही है, मैं चाहे खराब काम करके दूं चाहे अच्छा काम करके दूं। और एक और बात है, जो खराब क्वालिटी का काम करके देगा वो ये जान रहा है कि चूंकि मुझे इस नाते काम नहीं मिला कि मैं डिजर्व करता था, बल्कि इस नाते मिला कि मैं विशेष कम्युनिटी का हूं, विशेष समुदाय का हूं, तो वो इस बात का भी केयर नहीं करेगा कि अगर वो खराब क्वालिटी का काम करेगा तो उसको कुछ होगा। वो ये जान रहा होगा कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाले लोग सरकार में हैं और सरकार के लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसलिए वो और खराब काम करके देगा। ये बहुत खराब परंपरा शुरू की जा रही है, बहुत खराब परिपाटी शुरू की जा रही है, और इसका परिणाम बहुत खराब होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये बातें कर्नाटक के लोग जितना जल्दी समझ लें उतना उनके लिए अच्छा है, इसलिए कि कर्नाटक में जो चल रहा है वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। कर्नाटक को ये माना जाता था कि वो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट है, सोच के लोग हैं, लेकिन उनका हाल तो जो तथाकथित बैकवर्ड कहे जाने वाले स्टेट थे उनसे भी खराब स्थिति में पहुंच रहा है। जी, लेकिन सर, ये आपको याद होगा कि 2014 में जब चुनाव हारी थी कांग्रेस, यूपीए 2 जब चुनाव हारी थी, तो उसके बाद एके एंटनी कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ही कांग्रेस हारी है। तो क्या इन्होंने इतने सालों में सबक नहीं लिया, या फिर ये माना जाए कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए सेकुलर जमात का ये जो इंडी गठबंधन है इसके बीच होड़ मची हुई है, उसी होड़ में आगे निकलने के लिए कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में ऐसा बजट दिया जहां पर 1000 करोड़ रुपए बस मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ही किसी न किसी बहाने से उनको खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए अंजू जी, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। जो एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी कि वहाँ ये जो कांग्रेस की इमेज बनी है वो प्रो माइनॉरिटी हो गई है। वो मतलब उनका ये कहना था कि हम ज्यादा ही माइनॉरिटी करने लगे, हमने मेजॉरिटी कम्युनिटी को, बहुसंख्य समाज को निग्लेक्ट करना शुरू किया। अब उसका सबसे बड़ा वो ये है कि एके एंटनी का बेटा ही भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। एक तो ये थोड़ी सी लाइटर नोट वाली बात होगी। अब दूसरे जो असली विषय है, देखिए ये जो बात करते हैं, इनकी कोशिश ये है कि हम मुस्लिम्स की बात करेंगे, माइनॉरिटीज की बात करेंगे, तो वो वोट हमारा कंसोलिडेटेड रहेगा, वो एक मुश्त वोट करता है, वो एक माइंडसेट है। ये उस माइंडसेट को जानते हैं। अब तक ये एक जो और इनकी स्ट्रेटजी थी, पहले वो चलता था दलित और ब्राह्मण और मुसलमान मिलकर कांग्रेस की नैया पार लगाता था। अब ब्राह्मण पूरी तरह से इनको डेजर्ट कर चुका है, वो बीजेपी के साथ है। दलित पर भाजपा ने काम कर लिया है, आधा दलित भाजपा के साथ है, आधा इधर उधर बटा रहता है। अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि ओबीसी में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी स्ट्रैटेजी लगातार ये बार बार उसी पर हैमर कर रहे हैं कि उस को तोड़ा जाए। और इसीलिए ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं दो चीजें, दलित को तोड़ा जाए और एससी को तोड़ा जाए। एससी के बारे में मुसलमानों से ये कहलाते हैं कि आप हिंदू समाज का हिस्सा नहीं हो, बौद्ध को अलग करने की कोशिश करते हैं। और भाजपा की कोशिश होती है कि बौद्ध को हिंदू जो अम्ब्रेला रिलीजन है जिसमें बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं, उसका हिस्सा बना के रखा जाए। तो ये दलितों को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप ब्राह्मणिकल फेथ में आप टारगेट हुए हो, आप
उनके लिए आप उनके लिए अभी भी अछूत हो। एक तो ये करते हैं। दूसरा, कास्ट एनुमरेशन के नाम पर ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से एमबीसी को और कास्ट के जो ओबीसी और एमबीसी में छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अलग किया जाए। और इसीलिए बीजेपी ने उसका कार्ड हिंदुत्व का खोजा है। हिंदुत्व की बात वो करते हैं, तो हिंदुत्व में सबको समाहित करते हैं। और भाजपा अब तक सफल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जी। उनका नैरेटिव उतना मजबूती से काम नहीं किया, जब ये संविधान बदल देंगे और दलितों को लेकर के कांग्रेस थोड़ी सी, ये कांग्रेस या विपक्ष हो रही, तो ये जो पूरा का पूरा मुस्लिम वाला नैरेटिव है, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कास्ट एनुमरेशन के नाम पर ओबीसी को तोड़ा जाए और रिलीजन और छुआछूत के नाम पर शेड्यूल कास्ट को तोड़ा जाए। लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि उनको 2%, 5% भी सफलता नहीं मिली है। इसलिए कि उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। एमबीसी और ओबीसी जो हैं वो इनकी चाल समझ रहे हैं कि क्या इनके साथ होना है। ये लगातार कोशिश है और उसी कोशिश में इनको ये मालूम है कि जिस तरह जी सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ मोटे तौर पर, बहुत डिटेल्स में ना जाकर, ये समझा जाए कि ये जो कुछ कर्नाटक में एक्सपेरिमेंट किया है कांग्रेस ने, इसका बाकी इंडी गठबंधन के साथियों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि सबका वोट बैंक तो एक ही है ना, मुसलमान, उन्हीं को पटाने में सब लगे हुए हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस करे कि जैसे हम कर्नाटक में उन पे पूरी तरह से फिदा है, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इमामों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, शादियों के लिए पैसा दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देने में भी रिजर्वेशन कर रहे हैं, उर्दू के स्कूल खोलने के लिए 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो ये बाकी स्टेट्स में वो एक संदेश देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। और तो इंडी गठबंधन के बाकी साथियों के लिए भी खतरे की घंटी की भाई इतना दे रहे हैं, हमको भी देना पड़ेगा। देखिए, दो चीज है। एक तो ये कि कांग्रेस जो है ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को कि केंद्रीय स्तर पर संविधान पार्लियामेंट में अगर कोई आपकी आवाज उठा सकता है तो वो कांग्रेस उठा सकती है। 100 सीट अभी उसके पास है, और आप अगर चाहते हैं कि आपकी आवाज उठे तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला ये हो गया कि वो मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण करके बाकी लोगों को भी टोस पर रखना चाह रहे हैं। वो कहीं से भी कमजोर होते हुए अगर दिखेंगे तो फिर वो सारा का सारा वोट उस पर्टिकुलर स्टेट का शिफ्ट होकर के कांग्रेस को चला जा सकता है। ये कोशिश भी है और इसीलिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। अपना जो दायरा है बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस की कोशिश है वो, तो ये जो दो बड़ी कोशिशें हैं उसी कोशिश का हिस्सा है। और कांग्रेस को थोड़ा इसका फायदा इसलिए भी मिला, जब कांग्रेस को 2024 के चुनाव में वोट किया, वो यही छोड़ के, या तेलंगाना में जो कांग्रेस को वोट किया गया वो यही कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मुसलमानों का कोई भला कर सकता है, उनकी डिमांड्स को वो कर सकता है, तो वो कांग्रेस ही है। तो ये एक बड़ा नैरेटिव बताने की कोशिश की जा रही है और ये इसीलिए किया जा रहा है। उनको जो कर्नाटक में उपलब्धि लेनी थी, चुनाव जीतना था, वो जीत ही लिए हैं। तेलंगाना वो जीत के रखे, तो ये उसी का नतीजा है, ये उसी की कवायद है। तो सर, अब कांग्रेस तो हमेशा मुसलमानों की बात करती है, कांग्रेस को तो बाकी समुदाय के लोग नजर नहीं आते। यहाँ पर अगर इतना सारा कुछ कांग्रेस मुसलमानों के लिए करे तो ओबीसी वगैरह के लिए भी कर लेती, SC ST के लिए भी कर लेती कोई ऐलान, तो वो तो कुछ नहीं किया है। तो अब देखते हैं इसका क्या नफा नुकसान इनके लिए रहता है। लेकिन पहले तो सवाल ये सर, इतना सारा ऐलान कर दिया है, पैसा कहाँ से आएगा? पैसे का रोना रोने के लिए भी थोड़े दिन बाद बैठेंगे, तब कहेंगे कि हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप उनको ख्याली पुलाव बनाकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचते रहिए, लेकिन पैसा भी तो चाहिए आपको। वो पैसा तो इनके पास है ही नहीं। तो कंगाल तो पहले ही कर्नाटक हो चुका है। तो अब देखते हैं इसके चलते क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।